हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, इससे पहले का जो पार्ट 1 था जिसमें हमने आप लोगों से 4 पेपर के विषय में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम बात करने वाले होंगे आपके 5वें चैप्टर की, जो कि आपका रहने वाला है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम से रिलेटेड। उसके बाद में इसी तरीके से आपका चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 सभी के विषय में डिस्कस करेंगे एज पर अवर स्ट्रेटजी। फर्स्टली we discuss about the theory of the related chapters and after that I will start the session of MCQ. So let's start the today's session. First of all, go share the session as much as you can. ठीक, देखिए बहुत कम सब्सक्राइबर्स की बात है, ओनली 300 सब्सक्राइबर्स आर लेफ्ट फॉर 25K, और ये हम चाहते हैं कि आप लोगों के रहते ही हो जाए ये सेलिब्रेशन। तो क्यों देर करनी है, किस बात की देर करनी है? अगर आप लोग जितने वीडियो देख लेते हैं, 2 से 3 हज़ार बच्चे, अगर सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़वाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो आप लोग, तब भी, लेकिन आप लोग सोचते हो अरे हमें क्या करना है, जो और बच्चे होंगे उन्होंने तो करवा ही दिया होगा, अरे हमें क्या करना है, जो और बच्चे होंगे उन्होंने तो करवा ही दिया होगा। मात्र यही सब सोच सोच के फिर इस चक्कर में हो नहीं पा रहा है, और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये हो जाए उतना ही अच्छा सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। तो फटाफट से, हमें आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, और ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल बाकी हमारा जो उद्देश्य है वो है पढ़ाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे कि आपने इससे पहले की थ्योरी पढ़ी, वैसे ही आपको यहाँ की थ्योरी पढ़ने से पहले भी हम आपको एक चीज़ बता देना चाहेंगे। पीजी पॉइंट ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पवन और इजी नोट की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी पेड में जो इसकी पीडीएफ है वो तो रामबाड़ है ही है। प्राइस बहुत कम हो गए हैं अब आप ई नोट्स के सेक्शन में मात्र 75 में ले सकते हैं पीडीएफ, है ना। एग्जाम टाइम में तो प्राइस तो लेस होने ही होने थे, वो की हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी नहीं ले पा रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। बाकी फोर्स किसी चीज़ का नहीं है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है, आप अपने मत अनुसार काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी समाज के लिए शिक्षा के पाठ्यचर्या का निर्धारण करने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर। क्योंकि एक टीचर जिस प्रोस्पेक्टस से चीज़ों को बता पाएगा, उस प्रोस्पेक्टस से शायद ही कोई और बता पाए। क्यों? क्योंकि वो लाइव बच्चों के साथ में रहता है ना, और वो देखता है कि बच्चे किस विधि के माध्यम से जल्दी चीज़ों को सीख रहे हैं, किस विधि के माध्यम से देर से चीज़ों को सीख रहे हैं। तो जबकि ज़रूरत तो सबकी है, चाहे वो एक आपका दार्शनिक हो, चाहे वो आपका कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, इन सबके जो है मतों से आपके पाठ्यचर्या का विकास होता है। लेकिन पाठ्यचर्या का जो विकास है, अगर उसके उद्देश्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाज के उद्देश्य के ही अनुसार किया जाना चाहिए। 3 RS होते हैं पाठ्यचर्या के। क्या होते हैं? 3 RS। कौन कौन से? 3 RS का मतलब होता है आपका रीडिंग, राइटिंग और आपका अरिथमेटिक, है ना। ये पाठ्यचर्या 3 RS तक सीमित थी पहले के ज़माने में, लेकिन अब ये क्या हुई है, चेंज हो गई है। देखो, पाठ्यचर्या निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं, यानी कि पाठ्यचर्या जब निर्माण, यानी कि जैसे NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई, तो जब ये बन रहा था, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, तो जब ये डिसाइड हो रहा था कि आपका BEd सेमेस्टर वाइज होगा या 5+3+3+5+3+3+4 लाना है, तो इसको बनाने के समय जिन सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है उनमें से कौन कौन से हैं? हमने कहा शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायकता का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, उपादेयता का सिद्धांत, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सृजनात्मकता एवं अभिक्रिया का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, भविष्य में उपयोगिता का सिद्धांत, संस्कृति के प्रसार का सिद्धांत, साथ में विकास का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, ठीक। उसके अलावा आपका अनुभवों पर आधारित सिद्धांत, मूल्यों पर आधारित सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत, जनतंत्र पर आधारित सिद्धांत, ये सब आपके क्या थे? 14 सिद्धांत थे। जब पाठ्यचर्या का विकास हो रहा था उस समय इन सभी बातों का, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रख करके तभी आपके NEP 2020 आई। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा के अनुसार एक कथन कहा गया है, वो याद रखिएगा। कहा गया है कि पाठ्यचर्या सामुदायिक जीवन के सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप से संबंधित होना चाहिए। जो आपका पाठ्यचर्या है, जो आपका करिकुलम है, वो सामुदायिक जीवन के, कैसे भैया? हमने क्या कहा? सामुदायिक जीवन के, तो कुछ गलत हो गया ना शायद, ओके। सामुदायिक जीवन
से संबंधित होना चाहिए, इनके सजीव और अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए, ये बात माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही थी। अच्छा, इतनी बात समझ गए आप। समाजशास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगों, अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मनोविज्ञान आधारित जो पाठ्यचर्या विकास का सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान तथा योग्यता पर बल देता है ना, बच्चों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार होता है। देखो, सबसे पहली बात तो पाठ्यचर्या के 4 प्रकार होते हैं, है ना, जिनको आप कैसे समझ सकते हैं। पहला तो होता है आपका छात्र केंद्रित या जिसे आप बाल केंद्रित कहते हैं। दूसरा आपका होता है विषय केंद्रित या सब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसे आप कह सकते हैं। तीसरा होता है आपका एक्टिविटी सेंटर्ड यानी कि क्रिया केंद्रित। और चौथा होता है आपका समुदाय केंद्रित। अब ऐसे तो होते बहुत सारे हैं, ऐसे तो आपका शिक्षक केंद्रित भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन है उनकी बात कर रहे हैं। जो आपके जॉन ड्यूई थे, इन्होंने लैबोरेटरी स्कूल की बात की थी, एक ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने किस पे बल दिया था? क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या पर बल दिया था। किसने? आपके जॉन ड्यूई ने। जॉन ड्यूई की आपकी एक डेफिनेशन भी है कि ज्ञान क्रिया का परिणाम है, ना कि उसका मार्गदर्शक। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ज्ञान क्रिया का परिणाम है, ना कि उसका मार्गदर्शक, ये कथन किसका है? तो ये आपके जॉन ड्यूई का ही है। अच्छा, जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या कहते हैं कि बाल केंद्रित होगी तभी बच्चा ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएगा। जो आपके रायबर्न महोदय थे, इन्होंने कहा बालक जो कुछ विद्यालय में सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन भी ला सके। रायबर्न ने ऐसी बात कही थी। अच्छा, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपके मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होनी चाहिए। क्रो और क्रो थे, जो इनका भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था? इन्होंने कहा था कि पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वे बालक को उत्तम आचरण, किससे? उत्तम आचरण के आदर्शों के प्राप्ति में सहायता कर सके। पाठ्यचर्या निर्माण विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है ना। और वर्तमान भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। लोकतंत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण हेतु नागरिकों में जनतंत्रीय भावना का भी आधिकारिक विकास होता है। ठीक है। उसके अलावा जो आपके पाठ्यचर्या थे, जैसे हमने बताया, छात्र केंद्रित या अधिगमकर्ता, तो ये किस पर आधारित है? क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए आपसे, क्वेश्चन कैसा पूछ दिया जा सकता है कि जो आपका छात्र केंद्रित या अधिगम केंद्रित या आपसे शिक्षार्थी केंद्रित कह सकता है ना। तो ये जो पाठ्यचर्या है, इसमें आपका प्रयोजनवादी विचारधारा से संबंधित है। और इसमें किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? बाल केंद्रित की अगर बात की जाए अगर पाठ्यचर्या की, तो उसमें आपका मॉन्टेसरी विधि हो गया, डाल्टन विधि हो गया, और उसके बाद में क्रियाधारित विधि जितनी होती है वो सारी हो गई। ये शिक्षार्थियों को एक मतलब पर्पसफुल स्टडी करवाती हैं। ठीक है, कि हाँ, हमारा ये पर्पज़ है कि हम क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे और उसमें ये चीज़ें पढ़ानी है, तो उसके बेसिस पे होती है। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी बजाय बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि सेंटर पॉइंट इसमें क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? छात्र और अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या की। तो सेंटर भी कौन होगा? बच्चा ही होगा, शिक्षार्थी ही होगा, छात्र ही होगा, अधिगमकर्ता ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, जो आपका अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यचर्या होता है, इसका आशय इससे है, इस पाठ्यचर्या से जिसका संगठन बालक की जो प्रवृत्ति है, जो उसका बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पे उसकी आवश्यकता है, रुझान है, इन सबको ध्यान में रख करके जो चीज़ें बनती हैं वो आपकी किसके लिए आती हैं? तो अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी या बालक केंद्रित पाठ्यचर्या पे आती हैं। इसी तरीके से होता है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या क्या है? तो जो आपका विषय, देखो, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में सेंटर पॉइंट क्या होगा? सबसे पहली बात तो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या जो होगा उसमें आपका सेंटर पॉइंट विषय होगा। क्या होगा? विषय होगा। पाठ्यचर्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उनसे अलग अलग विषय की पुस्तकों का निर्माण करना, साथ में इन पुस्तकों से ही बालकों को शिक्षक अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में बालक की रुचियां आदि को महत्व ना देकर के किसको महत्व दिया जाता है? विषय ज्ञान या विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस प्रकार की पाठ्यचर्या के निर्माण में विषय को ही सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा बल दिए जाने के कारण ही इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। उसके अलावा विषय केंद्रित होने के कारण इस प्रकार के पाठ्यचर्या का मेन जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो पुस्तकीय ज्ञान यानी कि पुस्तकीय पाठ्यचर्या की
पूर्णता पर होता है। साथ में विषय आधारित पाठ्यचर्या में बालकों की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं, इनकी कोई जो इम्पोर्टेंस होती है इसको महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि जो पाठ्य पुस्तक में अंकित विषय वस्तु है यानी कि जो बुक में रिटन कंटेंट है उस पर ही क्या होता है, उसी के आधार पर अध्यापक और विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान एवं ग्रहण करना पड़ता है। अब बात आती है क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या की। तो देखो, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या की परिकल्पना किसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। अभी तक आपने 2 पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे किसकी भैया, तो क्रिया केंद्रित की। याद रखिएगा, अभी इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। क्या आपने सेशन को शेयर कर दिया? इफ यस सो इट इज़ वेरी गुड, इफ नो देन इट इज़ वेरी बैड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन। देखो, क्रिया केंद्रित जो पाठ्यचर्या था इसका आशय उस पाठ्यचर्या से है जिसमें बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों से प्रेरित किया जाए। यानी कि क्रिया आधारित का मतलब होता है बच्चा चीज़ों को करके सीखे। क्या करे? बच्चा चीज़ों को करके सीखे। क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या की परिकल्पना जो है वो सर्वप्रथम प्रसिद्ध शिक्षाविद आपके पेस्टोलॉजी ने की थी। जो क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या थी वो किसने की थी? पेस्टोलॉजी ने की थी। ठीक, किंतु इस पाठ्यचर्या को सर्वप्रथम जॉन डीवी ने वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वप्रथम जो आपका क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या है इसको वास्तविक रूप से किसने प्रस्तुत किया, तो आप जॉन डीवी लगा करके आएंगे। और अगर पूछा जाए प्रश्न कि पाठ्यचर्या क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या की परिकल्पना सर्वप्रथम प्रसिद्ध शिक्षाविद में से किसने दी थी, तो पेस्टोलॉजी ने दी थी। याद रखिएगा, डीवी द्वारा स्थापित प्रयोगात्मक विद्यालय में सर्वप्रथम क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या का प्रयोग किया गया था। होप्स होगी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, इसने सन कब 1930 में इस दिशा में विशेष ध्यान केंद्रित भी किया था। किस पर? तो क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या पर। इसमें चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है कि जो भी वर्क होता है उसको करके सीखने पर, यानी कि क्रिया या कार्य को आधार बनाता है आपका ये वाला पाठ्यचर्या। और ये पाठ्यचर्या परंपरागत विषय आधारित पाठ्यचर्या की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आई थी। इस पाठ्यचर्या में अधिगम अनुभवों के विभिन्न इकाइयों का एकीकरण सुविधाजनक ढंग से भी किया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य जो क्लास वर्क होते हैं इसके लिए आपके इंतर वस्तु का चयन शिक्षार्थी की अभिरुचियाँ यानी कि बच्चों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उनकी नीड्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके अनुभवों के आधार पर किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सूत्रपात्र अगर पूछा जाए तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आपके पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था, किंतु इसके बाद जो वास्तविक प्रणेता के रूप में कौन आए आपके, तो सर जॉन डीवी आपके समक्ष आए थे। अब देखो, इनके सबके डिमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, लेकिन वो चीज़ें आपकी तब काम आती जब आपका पेपर क्या होता, जब आपका पेपर कैसा होता भैया, थ्योरेटिकल होता तब। अच्छा, जो आपके एजे केसवेल जी थे, इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित 5 जीवन सूत्रों को आधार मानते हुए अपने 9 जीवन सूत्रों को प्रस्तुत किया था और इन 9 जीवन सूत्रों को उन्होंने 2 उपागमों में भी विभाजित किया था। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यों का आयोजन किया जाता है, किसके अंतर्गत, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या के अंतर्गत। इसमें बालकों को समाज उपयोगी कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अब चौथा आपका जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका समुदाय केंद्रित पाठ्यचर्या। कौन सा है भैया, तो समुदाय केंद्रित पाठ्यचर्या है। समुदाय केंद्रित पाठ्यचर्या एक दृष्टिकोण है जो कक्षा में सीखने के उद्देश्यों को नागरिकों से जोड़ता है। यानी कि किसी भी समुदाय की प्रकृति को हम लोग 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला तो समुदाय की जो परंपरा है और उसकी जो गतिशीलता है उसके बेसिस पे, दूसरा जो समुदाय की मुक्त अवस्था है, जो नियंत्रित अवस्था है, उसके बेसिस पे। तो पहली बात तो जो समुदाय जितना अधिक पुराना होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा परंपरावादी होगा। भाई जैसे जिनके घर में, आप खुद एक नॉर्मल तरीके से समझो, जिनके घर में दादी होंगी उनके घर में पुराने रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से आज भी फॉलो किया जाता है, और जिनके घर में दादी बाबा ये सब मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग जो नहीं होंगे आपके, तो उनके यहाँ ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को मान्यता दी जाए, है ना। वो अपना थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया, एक तरीके से थोड़ा सा जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपना रहे हैं, है ना। तो वैसे ही जो ज़्यादा पुराना होगा वहाँ पर चीज़ें सीधी सी बात है परंपरावादी होंगी। तो ऐसे समुदाय में पाठ्यचर्या में परंपराओं को महत्वपूर्ण दिया जाता है स्थान। और एक समुदाय की प्रकृति का दूसरा पक्ष भी होता है, उसकी शासन व्यवस्था पर आधारित होता है वो। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुदाय को बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्र रहती है। जहाँ तक समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के ज्ञान का प्रश्न है तो उन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले तो तथ्यों से संबंधित
और दूसरा मूल्यों से संबंधित आपकी समुदाय केंद्रित पाठ्यचर्या। इसकी विशेषता ये होती है, समुदाय केंद्रित पाठ्यचर्या की मुख्य विशेषता जो होती है वो समूह और सामूहिक क्रिया है। ये यहाँ एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक हो गया, आपका समुदाय के सदस्य हो गए और अन्य जो हितधारक होते हैं वो सब शामिल होते हैं। इस पाठ्यचर्या समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी ये होता है। साथ में इसके लिए समुदाय के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक क्या होती है, गतिशीलता की गहरी समझ की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दोष वगैरह तो हर चीज़ के होते हैं लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका रिलेटेड किससे है, पाठ्यचर्या विकास के जो उपागम होते हैं, जो अप्रोचेस होती हैं उनसे रिलेटेड होता है आपका। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि ये है क्या। देखो, तो पाठ्यचर्या का विकास करते समय, पाठ्यचर्या प्रारूप को बनाते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि इसके द्वारा छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। देखो, जब भी उपागम की बात आएगी तो ये क्या होते हैं, एक योजना यानी कि एक अप्रोच। ठीक, एक किसकी बात की जाएगी यहाँ पर, अप्रोच। जैसे आपकी क्या है कि बीएड करने की अप्रोच क्या है कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, डेट इज़ दी अप्रोच। तो वैसे ही पाठ्यचर्या जब बनाते हैं तो उसकी भी अपनी एक अप्रोच होती है, एक उपागम होता है, एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुकरण करते हैं। ये टीचर के लिए होता है। जो अप्रोच होती है बच्चों को पढ़ाने की वो टीचर की होती है। ये डिसाइड करना होता है टीचर को कि हमको किस लेवल के बच्चे को किस विधि के अनुसार कैसे पढ़ाना है ना। पाठ्यचर्या का जो पैटर्न होता है, जो डिज़ाइन होती है, इसका संचालन कौन करता है, एक टीचर करता है। तो अप्रोचेस जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, टीचर्स के लिए होते हैं। अब ये एक देखो व्यापक लेवल पे भी होता है, यानी कि व्यापक स्तर पर भी होता है, मध्यम स्तर पर भी होता है, संकीर्ण स्तर पर भी होता है, तीनों तरीके से होता है। देखो, जब किसी भी विषय का व्यापक क्षेत्र लेकर के हम लोग निर्माण करते हैं, जैसा आपका प्राकृतिक विज्ञान हो गया, व्यवहार का ज्ञान हो गया, गणित हो गया, तो ये आपका व्यापक स्तर के अंतर्गत आएगा। अब जैसे लाइट को पढ़ना, जैसे फिजिक्स के अंतर्गत लाइट की यूनिट को पढ़ना, एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर को पढ़ना, ये आपका मध्यम स्तर पाठ्यचर्या संगठनकर्ता के अंतर्गत आ जाएगा। अब उसको भी डिवाइड कर करके पढ़ना कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, तो ये आपका संकीर्ण स्तर यानी कि नैरो लेवल पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपके पाठ्यचर्या के उपागम होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। कैसे मैम बहुत टाइप के होते हैं, हमने कहा जैसे एक आपकी होती है इंटीग्रेटेड सोच यानी कि समन्वित उपागम। इसका मतलब होता है कि देखो, एकीकृत पाठ्यचर्या से तात्पर्य ऐसी पाठ्यचर्या से है जिसमें उसके जो विभिन्न विषय हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड होते हैं जिनके बीच में कोई अवरोध की स्थिति ना आए, बल्कि उसमें क्या हो, एकता हो। यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो, एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो। इसी वजह से इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच भी कहा जाता है ना। और ज्ञान को एक इकाई के रूप में इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। उसके अलावा आपका एक होता है प्रणाली विश्लेषण उपागम। इसमें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये प्रणाली विश्लेषण जो आपका उपागम है, इसका जो जन्म अगर पूछा जाए यानी कि ये कब से आया, तो ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आपका टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट था इसके परिप्रेक्ष्य में आया था। ये प्रणाली उपागम जो है आपका, प्रणाली विश्लेषण उपागम जो है ये आपकी एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें परस्पर अंतर आश्रित एवं अंतर संबंधित तत्व होते हैं जो एक साथ मिलकर के कार्य या उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। पर्यावरण पर आधारित जो उपागम होगा उसको आप इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच कहेंगे, जिसके अंतर्गत प्रकृति में वो जो वनस्पति है, पानी है, हवा आदि ये सब उसके मध्य में रहते हैं और आपस में जो आपके भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। इसमें क्रिया आधारित उपागम भी शामिल होता है। व्यवहारवादी जो उपागम होता है इसमें क्या होता है, मेन चीज़ होती है व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान किससे होता है, मूल्यांकन से होता है। तो इस वजह से व्यवहारवादी उपागम को मूल्यांकन प्रतिमान के रूप में भी देखा जाता है। पाठ्यचर्या के इस उपागम का आधार क्या होता है, व्यवहारिक मनोविज्ञान। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठ्यचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। अब इसी तरीके से आपका चाइल्ड सेंटर्ड आपका अप्रोच भी होती है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जिसे आप कह सकते हैं, या शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, या आप अध्येता केंद्रित उपागम भी कह सकते हैं। इसके उपागम में विद्यालय अनुभव द्वारा छात्रों को ऐसी विधियां सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तथा अपनी रुचि और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये उपागम छात्रों को विषय की अपेक्षा वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार की पाठ्यचर्या उपागम की संस्तुति किसने की थी, जॉन डीवी के लैबोरेटरी स्कूल से हुई थी। ठीक,
जो आपके जेम्स एमली के अनुसार कहा गया था कि छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या वो है जो पूर्णतः और समग्री रूप से फैलने वाले में क्या होती है, निहित होती है। इस प्रकार से आपने क्या पढ़ लिया, पाठ्यचर्या उपागम भी पढ़ लिया। ठीक, ओके। अब उसके बाद में जो आपका चैप्टर होगा वो रिलेटेड होगा कि पाठ्यचर्या के विकास से। तो करिकुलम डेवलपमेंट आपकी एक सतत चलने वाली यानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आपने देखा कि पहले 1968 में आया, उसकी करिकुलम, उसका अपना अप्रोच, उसके प्रतिमान अलग थे। फिर उसके बाद में 1986 की जो पॉलिसी आई, जो आपका पाठ्यचर्या विकास है इसका डायरेक्ट जो संबंध है वो किससे है, शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। यानी कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं तो मज़ा आ जाएगी फिर, बस वैसे ही सेम इसमें भी होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों से होता है कि पाठ्यचर्या का जो सीधा संबंध है वो आपका शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। इसमें गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है। जैसे आपने देखा कि 1968 में आई, उसकी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अलग थी। फिर 1986 में जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई उसकी चीज़ें आपकी अलग थी। फिर इसका संशोधित रूप जो कार्य योजना 1992 आई उसकी चीज़ें अलग थी। फिर आपकी आज NEP 2020 आई, इसकी परिप्रेक्ष्य में चीज़ें एकदम अलग हैं। तो क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुणात्मक विकास हो, इसलिए। अब पाठ्यचर्या विकास के समय भी पाठ्यचर्या की आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद उसमें उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनका निर्धारण किसके रूप में होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष के आधार पर किया जाता है। ठीक, जेम्स एम ली के अनुसार पाठ्यचर्या के नियोजन में 6 नियोजन तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर नियोजन की बात की जाएगी तो, लेकिन उससे पहले हम पाठ्यचर्या के निर्धारक की बात करेंगे। जो निर्धारक मतलब डिटर्मिनेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये निर्धारक की अगर विस्तृत चर्चा के रूप में बात की जाएगी तो आपके दार्शनिक निर्धारक भी होते हैं। मतलब जब भी करिकुलम बन रहा होता है, पाठ्यचर्या बन रहा होता है, तो उसके अंतर्गत आपके दार्शनिक निर्धारक भी आएंगे। समाजशास्त्रीय आधार पर भी निर्धारक होंगे जो देखेंगे कि क्या जो बच्चा पढ़ेगा उसमें समाजशास्त्रीय रूप से भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यानी सांस्कृतिक आधार, राजनीतिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और भी अन्य बहुत से आधार के रूप में आपके निर्धारक आएंगे, है ना, ताकि वो ये एनालिसिस कर पाएँ कि जो हम बच्चों को बचपन से पढ़ाएंगे क्या उसमें चीज़ें वैसी हैं जैसी होनी चाहिए कि बच्चा आगे अपने भविष्य में एक अच्छा जीवन यापन कर पाए, है ना। इसी तरीके से आपके सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य भी निर्धारक होते हैं। भारतीय संविधान में आपको पता होना चाहिए कि नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य ये होता है कि किसी राज्य यानी कि कोई राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं प्रदान करेगा। समाजवादी से तात्पर्य होता है कि शासन सभी भारतीय नागरिकों के उत्तम जीवन के लिए समाजवादी नीति को क्या करेगा, आत्मसात करेगा। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या किया है, घोषित किया है। यहाँ पर प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है, प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जनता द्वारा शासन, अर्थात शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ही चलाया जाएगा। गणराज्य का मतलब में हम क्या होता है, गणराज्य से मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता उस व्यक्ति में सन्निहित होगी जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया होगा। आई बात समझ। तो भारतीय संविधान में जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्या हैं कह सकते हैं कि अनुच्छेद हैं वो सारे पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनेंगे 100%, है ना। पेपर 1 में भी बनेंगे, पेपर 2 में तो बनेंगे ही बनेंगे, पेपर 3 में भी हो सकता है कि बने। तो चलो हम आपको लोगों को ना कुछ चीज़ें करवा ही देते हैं। जैसे अनुच्छेद जो आपका 14th है, 14th जो आपका अनुच्छेद है, इसमें स्पष्ट रूप से क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि कानून की दृष्टि के सभी नागरिक क्या होंगे, समान होंगे। उसके अलावा जो आपका 15वां अनुच्छेद था, इसमें कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थल के उपयोग का समान अधिकार दिया जाएगा। और सार्वजनिक ये नहीं कि पार्क में सिर्फ फलाने जाति के लोग जाएंगे, ऐसा नहीं था, सभी जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपका 16वां अनुच्छेद था, इसमें प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी पाने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। 17वां जो अनुच्छेद था ये आपका छुआछूत, अस्पृश्यता से संबंधित था। 44वें अनुच्छेद में सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए और इस प्रकार की घोषणा की गई थी। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के, ये तो 100% पूछा जाना है पेपर 1, 2, 3 किसी में भी, वर्ष
तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान था। ठीक, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है ना, ये आपका, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सेक्युलरिज्म। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपके जॉर्ज जैकब हॉलीडैक ने किया था, है ना। और ये लैटिन भाषा के सेक्युलम शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? लैटिन भाषा के सेक्युलम शब्द से आपका बना हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी होप सो। देखो, आपका एक जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम था आपका पाठ्यचर्या विकास के मॉडल्स, है ना। अब इसमें जो आपके मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, उसमें ना कुछ एक आपका जिसे आप ग्रॉस रूट या हिल्डा टाबा मॉडल कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा टाइलर का पाठ्यचर्या विकास मॉडल या प्रदर्शन प्रतिमान आप कह सकते हैं। एक था आपका सेलर अलेक्जेंडर एवं लेविस का प्रशासनिक पाठ्यचर्या का मॉडल, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, हिल्डा टाबा मॉडल में आपकी एक डेफिनेशन भी है, जो कि देखो, हिल्डा टाबा पहली बात तो 7 दिसंबर 1902 जुलाई 1967 जॉन टाइलर की क्या थी, एक जॉन टाइलर के सहकर्मी थी। ये सभी छात्रों के लिए एक संतुलित एवं उपयोगी पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए प्रयासरत थी। पाठ्यचर्या निर्माण को लेकर के, यानी कि करिकुलम को बनाने को लेकर के टाबा का दृष्टिकोण व्यवहारिक उपागम दृष्टिकोण पर आधारित था। ये चरणबद्ध रूप से योजनागत विशिष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए निर्मित किया गया था। मेन जो था वो हिल्डा टाबा के पाठ्यचर्या विकास के निर्माण के जो चरण थे वो थे। अब ध्यान रखिएगा कि अब जो इनके चरण हैं वो कितने थे? 7। तो ज़रा सुनिएगा कि कौन कौन से चरण थे। पहला तो छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानना। सबसे पहले बच्चों की नीड है कि उसको जानना, पता चले क्लास 3 का बच्चा, आप उसको 5th का पाठ्यक्रम जोड़ दो उसमें, है ना। उसके बाद में जो उसके उद्देश्य हैं, जो एक गोल्स हैं, उसको क्या करना? सूत्रीकरण करना उनका। तीसरा था सामग्री का निर्धारण, यानी कि कौन कौन से चीज़ें उसके अंतर्गत आपको पढ़ानी है। ठीक, उसके बाद में उन सामग्री का क्या करना? संगठन करना। ये आपका क्या था? चौथा एक चरण था। 5वां चरण था आपका अधिगम अनुभव का निर्धारण। किसका? अधिगम अनुभव का निर्धारण। ये सीक्वेंस से याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद में छठा था आपका फिर अधिगम अनुभव का संगठन। और उसके बाद में लास्ट वन इज योर्स, क्या और कैसे निर्धारण करें। ये आपके क्या थे? हिल्डा टाबा के पाठ्यचर्या विकास निर्माण के चरण थे। अब इनके जो मॉडल से रिलेटेड जो चीज़ें थी, उसमें यही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट थी। सबसे पहली बात तो हिल्डा टाबा के जमीनी प्रतिमान के अंतर्गत पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए अभिभावक यानी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इनके विभिन्न समुदाय विशेष को भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमान लोगों के द्वारा व लोगों के लिए प्रतिमान है। हिल्डा टाबा अपने व्यापक मूल्यांकन पाठ्यचर्या के प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया गया है इसमें। पहली बात तो उद्देश्यों का, जो प्रमुख है वो 4 हैं। कौन कौन से? उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण। जमीनी प्रतिमान का मतलब मैम क्या होता है? हमने कहा जमीनी प्रतिमान का अर्थ यहाँ पर शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। जमीन प्रतिमान को बाल केंद्रित प्रतिमान भी माना जाता है। ये प्रतिमान हर प्रकार के बालक की आवश्यकताओं के इर्द गिर्द ही रहता है। प्रशासनिक प्रतिमान का प्रतिपादन आपके गैलन, अब देखो सेलर ने किया था। ठीक, इनकी बात खत्म हो गई। सेलर जो आपके थे, इन्होंने किया। इस प्रतिमान के द्वारा पाठ्यचर्या का उचित प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि पाठ्यचर्या के विकास में प्रशासनिक प्रतिमान को एक तकनीकी रूप प्रदान किया जाता है। सेलर अलेक्जेंडर और लेविस का प्रशासनिक पाठ्यचर्या आया था। ये आपका सेलर और उनके सहयोगी ने 1981 में प्रशासकीय दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या विकास को निर्मित किया था। उन्होंने पाठ्यचर्या योजना का वर्णन एवं विश्लेषण का संबंध साध्य और साधन, आवश्यकता, सुसंगत तथ्यों एवं आंकड़ों एवं गतिविधियों की सक्रियता या प्रक्रियाओं का आरंभ एवं अंत के रूप में किया था। ठीक है, इस तरीके से आपका आया था। उसके बाद में टाइलर का पाठ्यचर्या का विकास मॉडल 1940 में आया, है ना। खैर ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब हर एक चीज़ को अब बहुत डीपली पढ़ना इतना समय नहीं है ना। रिलेटेड बात तो यही है। प्रदर्शन प्रतिमान को प्रशिक्षण का परंपरागत प्रतिमान भी कहा जाता है, और इस प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? आपके टाइलर महोदय ने किया था।
प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग आमतौर पर निम्न व सामान्य श्रेणी के बालकों के लिए किया जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान का ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्ष के मध्य का मार्ग भी माना जाता है। ये सब टॉपिक्स जो है वो आपके यूनिट 3 से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ें डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका टैगोर ने कहा था, क्या कहा था कि छात्रों के सम्मुख विद्यमान यथार्थ वस्तुओं के संपर्क में उनका अवलोकन। देखो हम ना वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ना अभी आप जब आगे वो पढ़ोगे, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहीं पर आपको हम याद करवा देंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं। लेकिन ये याद रखना, आर्टिकल जो आपका 14 है वो विधि के समय समानता के अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं हो, इससे संबंधित है। धारा 15 में 2 और 3 भाग में डिवाइड है और ये इसमें सार्वजनिक स्थानों पर जाने आने की समानता से संबंधित है। उसके अलावा धारा 16 जो है वो लोक सेवाओं के अवसरों की समानता से संबंधित है। धारा 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 26 धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार से संबंधित है। और 27 धर्म के नाम पर कर जो लगाया जाता है उस पर प्रतिबंध से संबंधित है। ठीक, इतनी बात होप से समझ में आ गई होगी। अपने आपको यहाँ पर यूनिट 2, 3, 4 तीनों ही कवर अप नहीं 2 और 3 दोनों ही कवर अप करवाने की कोशिश की है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करते हुए समझेंगे। और देखो बहुत अब इतना कुछ तो कवर अप नहीं किया जा सकता है, सीधी सी बात है, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना करवाती जाऊंगी और आप लोग उस चीज़ को भी थोड़ा सा लाइटली ना लेकर के अच्छे से चीज़ों को जब समझते हुए चलेंगे तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, तो चैप्टर नंबर 5 है आपका रिलेटेड प्रिंसिपल, प्लानिंग, अप्रोचेस और करिकुलम डेवलपमेंट। ओप्सो के हमने इतना तो आपको पढ़ा ही दिया है, ये सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे रिलेटेड अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी कर लेंगे। डेफिनेशंस हम आपको यही चैप्टर जब MCQs करवा रहे होंगे तभी आपको कवर अप करवाते हुए चलेंगे। आ गई बात समझ? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार ज़रा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड के साथ में चलना हम पसंद कर रहे होंगे, ठीक है। आर यू रेडी फॉर डैट? ओके, तो चैप्टर आपका 5 और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपका, पाठ्यचर्या विकास निर्माण में किन प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ऑप्शन है दार्शनिक व सामाजिक, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक। तो भाई ये सीधी सी बात है कि जब भी पाठ्यक्रम का विकास हो रहा होगा, निर्माण हो रहा होगा, तो इन सभी चीज़ों को आधार मानना चाहिए। पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो छात्रों के भावी जीवन में काम आ सके। पाठ्यचर्या के संबंध में ये सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये उपयोगितावाद के सिद्धांत से संबंधित है कि केवल बच्चे को वही पढ़ाओ जो उनके भविष्य में काम आने वाला है, बस। ये ईटा, थीटा और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कहीं काम नहीं आ रहा तो ये ना पढ़ाओ, इनका ऐसा कहना था। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समय अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ये आपका लचीले। अब देखो इससे आप सब कुछ समझ रहे हो, उपयोगितावादी सिद्धांत का क्या होता है वो भी समझ लिया। लचीलेपन का सिद्धांत क्या होता है, लचीलेपन का सिद्धांत होता है कि जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण हो वो इस प्रकार से किया जाए कि समय अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक समय को समान महत्व देने की मांग करता है। कौन मांग करता है ये, तो संतुलन का सिद्धांत किसकी मांग करता है, प्रत्येक विषय को समान महत्व देने की मांग करता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स ज़्यादा पढ़ो, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ो, हिंदी कम पढ़ो, आर्ट कम पढ़ो, ऐसा नहीं है। जो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं उनको सभी को इम्पोर्टेंस देने की बात करता है आपका संतुलन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का सह संबंध सिद्धांत जो है वो पाठ्यचर्या के संबंध में किस के मध्य सह संबंधों की व्याख्या करता है, विषयों के मध्य, छात्रों के मध्य, अध्यापकों के मध्य या फिर छात्रों और अध्यापकों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम ना आपसे एक चीज़ चाहेंगे वो ये कि आप लोग प्लीज़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिन्होंने स्पेशली थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए भी, जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको क्या करना है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है, इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। फटाफट जैसे जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए जा करके। आ रही है बात समझ?
तो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, है ना, तो इनको क्या करना, इनको एक दूसरे से संबंधित कर करके पढ़ाना। ठीक। पाठ्यक्रम निर्माण के विकास के सिद्धांत को किसने प्रमुखता प्रदान की है? प्रमुखता किसने प्रदान की है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो थोड़ा सा सोच समझ के लगाइएगा। प्रेस्टोलॉजी ने। ठीक है। डीवी महोदय के सिद्धांत से हम सोचते हैं कैसे? क्वेश्चन नंबर 7। तो हम सोचते हैं कि किसी भी विधि द्वारा उत्पन्न विचार का अनिवार्यता अनुभव के परीक्षण में किया जाना चाहिए। 8th नंबर क्वेश्चन है, विभेदीकरण सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम निरूपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रत्येक छात्र ठीक उसी विषय वस्तु को उसी तरह और ठीक उतने ही घंटों में सीखता है, ये विभेदीकरण सिद्धांत के अनुसार कहा गया। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है आपका? तो परीक्षा को आसान बनाना, ये पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत नहीं है। जबकि आपका विद्यालय ज्ञान से बाहरी दुनिया को जोड़ना ये है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत कदम से आगे हो जाए, ये भी है ना। उसके अलावा पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि ये पाठ्यपुस्तकों तक सीमित ना रहे, ये भी आपका सही है। ठीक। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 9th के बाद में आप 10th देखिए, ये आपका असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी थोड़ा अच्छे से समझ के चलिएगा। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? पहली बात तो आपको आर और ए दोनों ही पढ़ने हैं। उसका अभिकरण क्या है, उसका रीजन और असर्शन क्या है, इन दोनों पे आपको आंसर करना होता है। नीचे आपको 2 कथन दिए गए, एक कथन आपका अभिकथन यानी कि असर्शन ए है, दूसरा आपका रीजन उसका दिया गया आर है। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है कि आर जो है वो ए को मानता है या नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पहले पढ़ो कि क्या है। पहला असर्शन दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत प्रदान करते हैं जो छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? देखो कि ए और आर दोनों ही सकते हैं। जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि जो रीजन है वो असर्शन के लिए सही भी बैठ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सिद्धांत और व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं आपके? पाठ्यक्रम सिद्धांत और व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं? संचालित होने के लिए ज्ञान के एक निकाय के रूप में पाठ्यक्रम, प्रक्रिया के रूप में पाठ्यक्रम, छात्रों के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के प्रयास के रूप में पाठ्यक्रम, ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण में किसके आधार पर कुछ सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है? क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विभिन्न विधियों के आधार पर, विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर, अभिक्रियाओं के आधार पर, ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण में सिद्धांत शिक्षा डैश की पूर्ति करते हैं, तो किसकी पूर्ति करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। ये पूर्ति करते हैं आपके आवश्यकताओं और लक्ष्य दोनों की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुभव किसी व्यक्ति के वातावरण की भौतिक स्थिति नहीं है, अतः पाठ्यचर्या में पूर्व निर्धारित विषय वस्तु को आधार न बनाकर छात्र की रुचियों एवं आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? प्रश्न संख्या 14। ये कहा है आपके फ्लाई महोदय ने। ये सिद्धांत ऐसे विषयों को के चयन का सुझाव देता है जो छात्रों को जीवन उपयोगिता का ज्ञान प्रदान करे, साथ में उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करने में सक्षम हो। इस सिद्धांत का क्या नाम है आपका? यह भी हमने आपको पढ़ाया, ये है आपका विषय केंद्रित। उसके अलावा है, पाठ्यचर्या में कुछ विषयों का समावेश होना चाहिए। इस संबंध में करके सीखने पर किसने बल दिया है? करके सीखने पर किसने बल दिया है? कौन सा स्कूल की बात की थी इन्होंने? याद करो। ऑप्शन ए जॉन डीवी ने, इनके स्कूल का नाम लेबोरेटरी स्कूल, याद रखिएगा। इन्होंने किसकी बात की थी? क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की, करके सीखने पे। ठीक। प्राथमिक स्तर पर क्रीड़ा यानी कि खेल संबंधी क्रियाशीलता, माध्यमिक स्तर पर योजना यानी प्रोजेक्ट पद्धति की क्रियाशीलता तथा उच्च स्तर पर रचनात्मक और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्रिया प्रदान पाठ्यचर्या में विद्यार्थी क्रियाशील बनते हैं, शिक्षक पर आश्रित नहीं रहते हैं और स्वयं अपने मार्ग को खोजते हैं। ये सिद्धांत किस पर आधारित था? प्रश्न संख्या 17। ये था आपके क्रिया केंद्रता के सिद्धांत पर आधारित। गांधी जी के अनुसार 3H का संतुलित विकास पाठ्यचर्या विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये आता है आपके क्रिया केंद्रित सिद्धांत के। ये 3H हैं क्या? महात्मा गांधी जी के अनुसार जो 3H हैं वो क्या हैं? तो इनका 3H का मतलब था हैंड, हेड और हार्ट। 3H का महात्मा गांधी के अनुसार मतलब क्या था? हैंड, हेड और हार्ट। बालक विद्यालय में जो कुछ भी सीखता है उसके द्वारा उसे
उसे इस संसार की जीवन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के योग्य होना चाहिए। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए भी बन सके। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके रायबर्न का। इन्होंने क्या कहा था कि बालक विद्यालय में जो कुछ सीखता है, जो कुछ, उसके द्वारा उसे इस संसार की जीवन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के योग्य होना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है, तो परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए भी क्या हो, वो बन सके वैसा। ये बात किसने कही थी? रायबर्न ने कही थी। अच्छा, कैसे कहोगे इसको, कैसे याद करेंगे मैम? हमने कहा जब भी कोई चीज़ बर्न हो जाती है यानी कि जल जाती है, ठीक, तो अब जब भी तो क्या होता है, तुरंत आवश्यकता पड़ती है और उन परिस्थितियों के हिसाब से क्या होता है, उसके जो बॉडी होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। समझ में आ रही है? इलाज की तो आवश्यकता पड़ती है, साथ में जो उसकी जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं, जो उसकी परिस्थितियों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। कैसे परिवर्तन? जैसे कोई चीज़ मान लो हाथ में जल गई, तो क्या होता है, वहाँ पर देखो स्पॉट पड़ जाता है, सिकुड़ जाती है स्किन, जो आपकी स्किन होती है ना, तो वो क्या हुआ, चेंजमेंट, परिवर्तन आ गया ना। किससे आ गया? तो बर्न होने से। ऐसे याद कर सकते हो। देखो भाई, थोड़ा बहुत तो अपने आप से भी ट्रिक व्रिक बना ही लिया करो। जो मेरे दिमाग में करंट आता है एकदम, वो हम आपको बता सकते हैं। ऐसा हम पहले से सोच के नहीं बैठते हैं कि मुझे ये बताना है ना। पाठ्यक्रम विकास के अन्य सिद्धांत क्या हैं आपके? तो मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, संस्कृत प्रसार का सिद्धांत, सृजनात्मकता एवं अभिक्रिया, ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या सामुदायिक जीवन के सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए। ये कथन किस आयोग के अनुसार कहा गया है? तो जब आयोगी पूछा गया तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कहा गया कि पाठ्यचर्या सामुदायिक जीवन के सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप से संबंधित होनी चाहिए। किसने कहा था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही थी ये बात। अच्छा, कैसे याद रखोगे? जो मध्यम स्तर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अनिवार्य चीज़ें होती हैं बस उन्हीं को खा पी कर क्या है, जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं इस समुदाय में। ऐसे याद रख लेना। जो मध्यम यानी कि जो मीडियम, मतलब जो मीडियम लोग होते हैं ना, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो अनिवार्य चीज़ों को ही, मतलब वो देखो, वो बहुत जहाँ जहाँ पे अनिवार्य होता है वहीं पैसा खर्च करते हैं और उन्हीं को पैसा खर्च करके इस समुदाय में अपना जीवन यापन सजीवता के साथ करते हैं। ऐसे याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की क्या विशेषता नहीं है? पढ़िए सारे ऑप्शंस। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषता यही नहीं है। पाठ्यचर्या पूर्णतः वयस्क मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 24वें नंबर क्वेश्चन देखो, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या व पाठ्यचर्या जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है, ये कथन किसका है? ये कथन है जेम्स एमली के अनुसार। समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस पर अधिक बल देता है ये? तो ये देता है आपके पाठ्यक्रम को तैयार करते समय समाज की गतिशीलता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए जो बालक के भावी परिस्थितियों के साथ में अनुकूलन करने की प्रक्रिया प्रदान कर सके। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाठ्यक्रम जो सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए, ये कथन किसका है? अभी हमने आपको याद करवाया है भाई। माध्यमिक जीवन कैसे याद कराया? माध्यमिक जीवन यानी कि जो अनिवार्य चीज़ें होती हैं उन्हीं पर रुपया खर्च करते हैं मध्यम स्तर के लोग पर, और समुदाय में जीवन यापन सजीवता के साथ करते रहते हैं। पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या को और भी क्या कहा जाता है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या को और क्या कहा जाता है? सीधी सी बात है, विषय केंद्रित। विषय केंद्रित का मतलब होता है ये बुक ओरिएंटेड होती हैं चीज़ें। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के क्या दोष हैं? क्या दोष हैं? ये अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्यों को सीमित कर देती है। इसमें अधिगम अनुभवों का विस्तार क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसमें अधिगम का स्थानांतरण सरलता तथा प्रभावी रूप से नहीं हो पाता है। तो ये सभी ही सही हैं आपके। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 29। तो ये दिया गया प्रयोजनवादियों के द्वारा। जे कृष्णमूर्ति किस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपके जो जे कृष्णमूर्ति थे ये धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे। उसके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हृदय किसे माना जाता है? हृदय 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 पाठ्यक्रम को। ओके, हम पाठ्यचर्या विकास में यदि किसी सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं तो यह उपागम किस नाम से जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है पाठ्यचर्या उपागम के नाम से। ओके,
पाठ्यक्रम उपागम से क्या अभिप्राय है? पाठ्यक्रम उपागम से अभिप्राय पाठ्यचर्या विकास और उसे क्रियान्वित करने संबंधी विविध पक्षों के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त प्रतिमान। पाठ्यचर्या उपागम एक योजना के रूप में छात्रों के अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुकरण करते हैं। तो आपका ये सभी ही सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम उपागम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? योजना का, मूल्यांकन का, क्रियान्वयन का या वैचारिकता का। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विविध उपागम के मध्य पाठ्यक्रम को बनाया जाता है तो अभिरुचि पूर्ण और परिस्थिति जन्य के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है। पाठ्यक्रम उपागम कुछ कहने, सोचने एवं कार्यों को निर्वहन का मध्य, ये कथन किससे संबंधित है आपका? क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका रिलेटेड है मैरियम और वेबस्टर से। ठीक। व्यवहार जन्य उपागम के अंतर्गत किस पहलू पर विशेष बल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37। तो लक्ष्य और उद्देश्यों पर विशेष बल दिया जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम के किस भाग को अधिक समृद्ध किया जाता है? ये किया जाता है सक्षमता को। उसके बाद में है परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव करने वाला भी व्यवहारजन्य उपागम का हिस्सा होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपके फ्रेडरिक टेलर का। क्या है कि परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव करने वाला व्यवहारजन्य उपागम का हिस्सा होता है। कैसे याद रखोगे? थोड़ा सा ऐसे याद रखोगे, जब भी जैसे कि आप लोग कोई चीज़ आते हो मार्केट से, कोई सूट या कोई शर्ट या कुछ पैंट ट्राउज़र कुछ लाते हो, है ना, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा एकदम बेकार लग रहा है, एंकल लेंथ नहीं है इसमें, है ना, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव के लिए आप किसके पास जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं। ठीक। तब फिर जब आप वो सही हो जाता है तो फिर व्यवहार जन्य उपागम यानी कि फिर आप अपने व्यवहारियों के साथ में घूमने जाते हैं। ठीक। ऐसे कर सकते हो याद, है ना। थोड़ा हंसी आ रही होगी लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो दिमाग में आ रहा है वही बता देते हैं। प्रबंधकीय उपागम में पाठ्यचर्या निर्देशात्मक प्रमुख एवं जनरल मैनेजर की भूमिका में कौन होता है आपका? तो प्रधानाचार्य होते हैं। प्रणाली उपागम में पाठ्यक्रम का निर्माण होता है सभी विद्यालयों को शामिल करके। ठीक। और क्योंकि विद्यालय में आप ऑलरेडी अध्यापक और विद्यार्थी तो चीज़ें आएंगी। जॉर्ज ब्यूचैम्प के अनुसार शिक्षा के प्रणाली उपागम में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका अधिगम सम्मिलित नहीं है, बाकी प्रशासन, निर्देशात्मक, काउंसलिंग सम्मिलित है। मानवीय उपागम किसकी गतिविधियों पर केंद्रित माना जाता है? मानवीय उपागम ये आपका बाल केंद्रित गतिविधियों पर केंद्रित माना जाता है। उसके अलावा मानवीय उपागम के अंतर्गत जो किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर विचार किया जाता है? औपचारिक और नियोजित, नियोजित, अनौपचारिक और नियोजित। क्वेश्चन नंबर 44। तो सी इज राइट आंसर, औपचारिक और नियोजित। सुमेलित करना है आपको, क्या करना है इसमें? आपको अपना आंसर यहाँ से टिक करना है। ठीक है, ABCD से, बाकी इसको आपको मैच करना है। व्यवहारजन्य उपागम तो लक्ष्य और उद्देश्य पर बल। ठीक। प्रबंधकीय जो उपागम होता है आपका, जो आपका प्रबंधकीय उपागम होता है वो आपका नवाचार के प्रयोग से संबंधित होता है। ठीक। प्रणाली उपागम जो है वो सभी विद्यालयों को शामिल करता है। मानववादी उपागम जो है वो प्रगतिशील दार्शनिक को जोड़ता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एकदम सही ही, वो ऑलरेडी मैच था, बस ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलेंगे। पाठ्यचर्या विकास व संगठन में निम्नलिखित में से कौन से उपागम हैं आपके? क्वेश्चन नंबर 46। तो विस्तृत क्षेत्र उपागम, विषय आधारिता उपागम, दक्षता, ये सभी आपका सही हो जाएगा। प्रणाली उपागम का सोपान चरण कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47। तो प्रणाली उपागम का सामाजिक उपयोग करना, ये नहीं है। 48 नंबर देखिए क्या कह रहा है? विषय आधारित उपागम, विषय का संगठन किस पर आधारित होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 48। तो तर्क पर आधारित होता है। विषय आधारित उपागम निम्नलिखित का प्रकार होता है, कौन सा? तो विषय वस्तु केंद्रित और संरचना केंद्रित। ऑप्शन सी। बालक शिक्षा के लिए होता है, ना कि शिक्षा बालक के लिए। ये कथन किस उपागम के लिए कहा गया है? सामाजिक समस्या उपागम के लिए कहा गया है। अब जो आपका चैप्टर है वो है आपके पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया से संबंधित, है ना। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करने जा रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से भैया सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ से एक कसम खा करके जाओ कि किसी के उससे भी, चाहे जैसे, हम 1 सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़वाएंगे। क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? करो प्रॉमिस,
कि मैम मैं एक सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़वाऊँगी, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से ही यहाँ पर 25 के होंगे और उसी से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, है ना, जल्दी। तो फटाफट से ये काम आपको करना है, बाकी पढ़ा तुम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ्यक्रम निर्माण का और विकास है क्या है? व्यवहारिक प्रक्रिया है, आदर्श प्रक्रिया, आध्यात्मिक, प्रकृतिवाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम का निर्माण और विकास ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रयुक्त आधुनिक तकनीकी के विषय में कैसे पता चलता है? तो ये पाठ्यचर्या विशेषज्ञों द्वारा पता चलता है। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है कौन सी? शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना, ये पाठ्यक्रम विकास की प्रथम अवस्था है। पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया के अंतर्गत विषय वस्तु के गठन के समय स्वीकार नहीं किया जाता है। क्या नहीं स्वीकार किया जाता है? वस्तुनिष्ठता। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रम अनुसार लिखें। हमने अभी आपसे कहा था, हिल्डा टाबा वाला जब पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था कि क्रम को अच्छे से स्मरण में रखिएगा। चरण जो थे पाठ्यक्रम विकास के, कहा था ना, देखो बनाना क्वेश्चन। तो पहला क्या था? लक्ष्य ध्येय का चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 उद्देश्य बताया था, उद्देश्य सोचना पहले। उसके बाद में क्या था? अधिगम अनुभव का चयन करना। उसके बाद में क्या था आपका? विषय वस्तु का चयन करना। फिर क्या था? अधिगम अनुभव का संगठन करना। फिर था आपका मूल्यांकन। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। निम्नलिखित में से किस प्रत्यय को पाठ्यचर्या विकास की संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 6। तो शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस प्रकार लाया जाता है। ये व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस सीमा तक जाना जाता है, ये जानना कि उसमें कितना अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है हिल्डा टाबा ने। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्या है कि पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। किसने कहा था? हिल्डा टाबा ने कहा था। आई बात समझ में? क्या कहा था? ये पाठ्यचर्या परिवर्तन जो है इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित कर देना, एक इंस्टीट्यूट को क्या कर देना? चेंज कर देना। ठीक। विद्यालयी पाठ्यचर्या में होने वाले परिवर्तनों में समुदाय, छात्र, जनसंख्या, क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ एवं समाज में हुए परिवर्तन परिलक्षित होने चाहिए एवं इन समस्त परिवर्तनों द्वारा पाठ्यचर्या परिवर्तन होना चाहिए। ये किसके अनुसार परिभाषा दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8। तो ये कथन किसका था? आपके सेलर एवं अलेक्जेंडर का था। कैसे याद रखेंगे? जब भी आप कोई चीज़ सेल करने जाते हैं, यानी बेचने जाते हैं, तो कुछ सेल करने जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? समुदाय में, यानी लोगों के बीच, छात्रों के पास जाएंगे, जनसंख्या वाली जगह पे जाएंगे ताकि ज़्यादा सेल हो सके। ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ व्यावसायिक स्टाफ मिले ताकि आप उनसे चीज़ों को और अच्छे से बता करके सेल कर पाएँ, समाज में सेल कर पाएँ। ऐसे याद रख लो। ठीक। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम विकास की अनेक प्रवृत्तियाँ विकसित होती जा रही हैं। कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं आपकी? क्वेश्चन नंबर 9। तो भविष्य पर विशेष दृष्टि, अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन, पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय प्रभाव में वृद्धि, ये सभी सही हो जाएगा। मॉडर्न व्यू पॉइंट्स इन द करिकुलम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपके रोजन ब्लूम एवं हिलस्टेड ने। ठीक। उसके बाद में देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11। पाठ्यचर्या परिवर्तन की प्रक्रिया वैसे तो तब से अनवरत रूप से चल रही है जब से विद्यालयों की स्थापना आरंभ हुई, परंतु कुछ वर्ष पूर्व तक ये बहुत धीमी गति से हुआ। कुछ प्रतिभा संपन्न व उत्साही व्यक्ति ही क्रियाशील रहे। विगत वर्षों में परिवर्तन की तीव्र गति हो जाने के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में पाठ्यचर्या पुनर्निर्माण का विकास कार्य संस्थागत होता जा रहा है। प्रस्तुत प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया है? ये नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिया गया। पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रथम प्रयास किस सन में प्रकाश में आया? तो सन 1968 में आया। अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पाठ्यक्रम सम्मेलनों के आयोजन के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था डॉक्टर WG कार्ड ने। अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पाठ्यक्रम सम्मेलनों के आयोजन के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये
डॉक्टर डब्ल्यू.जी. कार्नेगी। डॉक्टर डब्ल्यू.जी. कार ने पाठ्यक्रम विकास की सफलता के लिए किन बातों की आवश्यकता पर बल दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी, अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता, प्रभावी प्रशासन के लिए समुचित समन्वय की सेवाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में कौन सा सत्य है, कथन जो है वो कौन सा सत्य है? तो भैया सभी सत्य हैं, क्योंकि पाठ्यचर्या छात्रों के इस योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है जिससे कि वो समाज सापेक्ष व्यवहार करना सीखे, सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी भिन्नताओं का निदान किया कर सके और आवश्यकता निर्धारण का उसका दूसरा उपाय एक तरीके से सभी सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या परिशोधन प्रयोग नितांत आवश्यक होता है क्योंकि पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण, सौंपी गई पाठ्यचर्या से निष्क्रिय सामग्री को निकालना, अभिष्ट व वास्तविक कार्यान्वयन के अंतराल को कम करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम के विकास प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक नहीं है? क्या नहीं है? तो भैया परीक्षा को आसान बनाना ये नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय विचार नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से किसको पूर्वगामी के रूप में मानव की व्यवस्था के रूप में तैयार और निर्देशित किया जा सकता है? पाठ्यक्रम प्रारूप को, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 20, पाठ्यचर्या विकास है, क्या है? पाठ्यचर्या विकास है आपका योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। स्थायी पाठ्यक्रम परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारतीय संदर्भ में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो शिक्षकों की प्रतिक्रिया की भूमिका, छात्रों की प्रतिक्रिया की भूमिका, शैक्षिक अधिकारियों की भूमिका, ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है? क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका विषय कविता में परिवर्तन पर विचार करता है। और किस पे करता है? लक्ष्य और उद्देश्यों में परिवर्तन पर करता है, और आपका शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन पर करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन करता है, लेकिन बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं करता है। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये आपके एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका था एनसीएफ। नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24, ये भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल, अजमेर, शिलोंग सभी जगह। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज़ादी के बाद, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, आज़ादी के बाद जो आपका बना पहला राधाकृष्णन आयोग है ना, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम विकास हेतु उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम राधाकृष्ण आयोग का गठन आपका कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका 1948-49 के बीच में होता, तो ऑप्शन बी लगा करके आइएगा वैसे तो, है ना। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व आपके कौन कौन से हैं? 26, तो शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन प्रक्रिया, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि विभिन्न से आने वाले बच्चों से संबंधित है, क्या है? सामाजिक आर्थिक रूप से अपरिचित समूह, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान, जेंडर की पहचान। तो सामाजिक आर्थिक रूप से अपरिचित समूह की पहचान। एनईपी 2020 में मौजूदा 10+2 डिजाइन को अब किसमें परिवर्तित कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28, तो 5+3+3+4 में प्रथम 5 साल जो होंगे वो क्या होंगे? आपके नर्सरी, लोअर, एक तरीके से अपर, और क्लास ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फर्स्ट सेकंड तक हो गया, ठीक। ये 5 हो गया। फिर 3 का मतलब क्या होगा आपका? 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। फिर उसके बाद में 6, 7, 8, फिर ये अगले 3 का मतलब हो गया, ठीक। 5+3+3 हो गया। 4 का मतलब आपका क्या हो जाएगा? 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक। इसी में से आपका प्रिपरेटरी, मिडिल और ये सारे आपके स्टेजेस भी कहे जाते हैं ना। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? आपके क्वेश्चन नंबर 29, तो ये समाज की संस्कृति को दर्शाता है। आयोग पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है किसकी है? तो बच्चों के समग्र विकास की चिंता है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकसित और ढांचे बनाने के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम को व्यवस्थित करना है। आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, आपके पास ऑप्शन यहाँ पर से आपको टिक करना है, ठीक। तो सही क्रम जो होगा वो होगा आपका पहला तो समीकरण, दूसरा उसको तैयार करना, ठीक, तीसरा उसका विकास करना, चौथा उसको आवेदन करना और पांचवा उसकी निगरानी और मूल्यांकन करना, ठीक। ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम चतुर्भुज के चरम पर रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेतावनी उद्देश्य परिवर्तन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो शैक्षिक संसाधन केंद्र का जुड़ाव समझौता संसाधनों का व्यवसाय, ये नहीं है। पाठ्यक्रम विकास की क्या आवश्यकता है?
क्वेश्चन नंबर 34, तो दशकों के समाज की जिज्ञासाओं और सतत विकासों के लिए शिक्षा प्रदान करना। एक पाठ्यक्रम का विकास करके या लागू करके छात्रों की असफलता को कम किया जा सकता है, जो कि क्या है, जो कि उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के तत्व हैं कितने? 36। 4, पाठ्यचर्या विकास के कुछ आधार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का आधार नहीं है? क्या नहीं है? तो आर्थिक स्थिति का आधार। पाठ्यचर्या के कितने आधार हैं? 5। कारण और परिणाम के वैज्ञानिक नियमों को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानता है कौन? यथार्थवाद। समाजशास्त्र के जन्मदाता, ये तो सभी को पता होगा, अगस्त काम्टे। सब शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। समाज के पुनर्निर्माण में अनेक कारणों से बदलाव होते हैं और होते रहेंगे, ये कथन किसका है? लूमले का। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? मनोवैज्ञानिक को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? एस्ट्रोलॉजी को। 19वीं शताब्दी में रूसो व्यक्तित्ववादी की प्रतिक्रिया स्वरूप किस प्रवृत्ति का जन्म हुआ? सामाजिकतावाद का। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्यक्रम विकास के में निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानीय प्राधिकरणों को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन बी आपका ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका इससे संबंधित चैप्टर नंबर 7। उससे रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो हम लोग कर रहे होंगे फटाफट से, बहुत स्पीड के साथ में आप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है किसकी तरफ? बोलिए, शेयरिंग की तरफ। देख लीजिए जिन बच्चों के पास PG पॉइंट ऐप में जो MCQs है ना, अगर आपने वो नहीं सॉल्व किए हैं तो उनको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे बार, मतलब बहुत सारे बार रिवीजन करके आपको जाना है उसका। और जो ये क्लासेस है इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। और अपनी जो भी आपकी स्टडी है उसको कंटिन्यू करना है अच्छे से पढ़ करके। PG पॉइंट ऐप के जो MCQs है ना वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा जिनके पास, जिन्होंने ले लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है बस उनके लिए हम ये कहेंगे कि आप लोग फेल थोड़ी ना हो जाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको फ्री में इतना पढ़ा देंगे कि आप तब भी अच्छे नंबर ला पाओगे, लेकिन अगर एकदम टॉपर्स वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो करना है, तो फिर उसके लिए वो गिवन है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जिनके पास है वो बस पढ़ते रहिएगा, ये हमारी आपसे डिमांड है। करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? एडवर्ड क्रग। पाठ्यक्रम नियोजन के समाजशास्त्रीय आधार में शामिल है तो धार्मिक संगठन, दबाव समूह, मनोरंजन, परिवार, सभी। पाठ्यचर्या छात्रों को इस योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है कि वे समाज सापेक्ष व्यवहार कर सकें। ठीक, पाठ्यक्रम नियोजन से तात्पर्य क्या है? नियोजन पाठ्यक्रम विकास के पूर्व शिक्षा के पूर्व उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का विवेकपूर्ण ढंग है। नियोजन पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक क्रिया का निर्धारण है। ऑप्शन सी इसी राइट आंसर। नियोजन अपव्यय को रोकता है, शिक्षक को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होने से सहायता करता है। नियोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए ये कथन किसने कहा है? योकन एवं सिम्पसन ने। किसने कहा है? योकन एवं सिम्पसन ने कहा है कि ये क्या करता है? सुव्यवस्थित कर देता है। सा से सिम्पसन, सा से सुव्यवस्थित। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद में क्या? पाठ्यक्रम नियोजन से प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। ये क्या है आपका? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित। पाठ्य नियोजन से शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, यानी कि पढ़ाने की जो प्रोसेस है, वो क्या रहती है? एकदम सुव्यवस्थित रहती है। नियोजन अग्रिम रूप से निर्धारित करता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है। प्लानिंग जिसको आप कहना ना, नियोजन का मतलब होता है अंग्रेजी में प्लानिंग। ये बात किसने कही है? ये आपके कुंटज और ओडोनेल ने कही है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये नियोजन अग्रिम रूप से निर्धारित करता है, कुंटज और ओडोनेल ने कही थी। आ से अग्रिम रूप से, आ से आपका ओडोनेल भी शुरू हो रहा है ना, और का से कुंटज है, और का से क्या है, किस है, कब है और किसे है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, पाठ्यक्रम विकास में नियोजन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। किस कारण से है? क्वेश्चन नंबर 8।
तो ये है आपका शिक्षा के अनुरूप विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों का सम्यक नियोजन करके पाठ्यक्रम का सृजन किया जाता है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। इससे शिक्षक को स्पष्ट ज्ञान हो रहता है और कब क्या और कितना पढ़ाना है ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम नियोजन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं आपकी? तो ये है आपकी ये सतत चलने वाली मानसिक प्रक्रिया। ये पाठ्यक्रम विकास के लिए कार्य की बुद्धिमत्ता पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभिकल्प क्षेत्र अनुक्रम संतुलन ये सभी किसके आवश्यक तत्व हैं? क्वेश्चन नंबर 10। ये हैं आपके पाठ्यक्रम नियोजन के आवश्यक तत्व। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन के प्रमुख तत्व आपके कौन से हैं? एकीकरण, सातत्य और डिजाइन ये सभी हैं। पाठ्यक्रम अभिकल्प विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने और आगे ले जाने में प्रयुक्त ढांचा अथवा रूपरेखा अथवा संरचनात्मक संगठन है। ये किसके द्वारा लिया गया है? ये आपका सेलर एवं विलियम के द्वारा लिया गया है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, फिर चाहे वह प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा का स्तर ही क्यों ना हो। ये पाठ्यक्रम के नियोजन के किस तत्व से संबंधित है? आपका क्षेत्र से संबंधित है। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन का एक तत्व अनुक्रम है। अनुक्रम से तात्पर्य पाठ्यक्रम विकास के लिए नियोजित एवं चयनित विषय वस्तु को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना। इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम की नियोजित अधिगम अनुभवों को अनुक्रम प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाठ्यक्रम एकीकरण एक पाठ्यक्रम संगठन है जो जीवन की गहन समस्याओं अथवा अध्ययन के विस्तृत क्षेत्र पर फोकस डालने के लिए विषय वस्तु रेखाओं को आर पार काटता है, जो अर्थपूर्ण संयोजन में पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों के एक साथ लाता है। ये किस में वर्णित है? आपका शिक्षा शब्दकोश में। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन की प्रमुख विशेषता नहीं है। पाठ्यक्रम विकास में नियोजन एक असतत चलने वाली शारीरिक क्रिया, ये क्या विशेषता नहीं है इसकी। कक्षा स्तर के अनुरूप नव विकसित सृजित पाठ्यक्रम ना अधिक हल्का और ना ही अधिक बोझिल हो। कक्षा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का संतुलित विकास किया जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम विकास नियोजन के ये किस तत्व से संबंधित है? बात ये संतुलन तत्व से संबंधित है। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन से लाभ निम्नलिखित हैं। क्या है कि नियोजन पाठ्यक्रम विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्ग प्रशस्त करता है, विकास की भावी अनिश्चितता में कमी लाता है, साथ में इसमें प्रबंधकीय कार्य को गति प्रदान करता है। ये सभी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम अभिकल्प डिजाइन के मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये आपका पाठ्यक्रम गाइड के रूप में जाना जाता है। पाठ्यक्रम का प्रयोग किन क्षेत्रों में प्रभावी माना जाता है? यह आपका औपचारिक शिक्षा में प्रभावी माना जाता है। पारंपरिक पाठ्यक्रम डिजाइन प्रक्रिया में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? यह आपका पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान में पाठ्यक्रम नियोजकों को किस कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परिवर्तनशील गति के कारण सामना करना पड़ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? देखिए, यहाँ से आपको आंसर करना है, कूट के रूप में आपको ये दिया हुआ है। तो शिक्षण हेतु विषय वस्तु का निर्णय पाठ्यक्रम योजना निर्माताओं द्वारा भिन्न भिन्न स्तरों पर किया जाता है। रेडियो और दूरदर्शन नियमित प्रसारण में विज्ञान व तकनीकी सब लोकप्रिय हो गए। कुछ तथ्य व उपयोग दैनिक जीवन में ज्ञान में शामिल है व विद्यार्थी अच्छे प्रकार से जानता है। अनुभवी शिक्षक ऐसे प्रकरणों और प्रत्ययों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि वे विद्यार्थियों को स्पष्ट में समझ आ जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाठ्यक्रम के विकास के नियोजन करते समय विषय वस्तु के तथ्यों एवं अधिगम अनुभव के प्रस्तुतिकरण डैश को ही दृष्टिगत रखता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसकी निरंतरता को भी और उसके सातत्य को भी। पाठ्यक्रम नियोजन किसके लिए लाभप्रद व उपयोगी होता है? तो अधिगमकर्ताओं के लिए होता है। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं में संतुलित अपेक्षित है। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकीकरण। स्कूल पाठ्यक्रम नियोजन हेतु प्रदत्त सुझाव किसने दिए? तो ये शिक्षा आयोग ने दिए थे। शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम नियोजन में क्या सुझाव दिए गए? तो ये सभी दिए गए थे, यानी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रतिभावान बच्चों के लिए संबंधित कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर पर औपचारिक विषयों के भार कम किए जाने चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 8 से प्रारंभ करके साधारण और उच्च 2 स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। उपर्युक्त सभी आपका
यही सही होगा। किसने कहा कि पाठ्यक्रम नियोजन के 6 पृथक तत्व पाठ्यक्रम नियोजन में अपनी भूमिका निभाते हैं? ये जेम्स एमली ने कही थी। पाठ्यचर्या और वो जो थे नियोजन के 6 वो भी हम आपको बता देंगे। पाठ्यचर्या प्रकल्प नियोजन व ढांचा ये संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों के चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प व योजना जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुकरण किया जाता है। पाठ्यचर्या नियोजन के अर्थ को किसने स्पष्ट किया? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है आपको। तो किसी गतिविधि की योजना बनाना लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। नियोजन में उन कार्यों को चुनना शामिल है जिन्हें संस्थागत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आदर्शवाद के दर्शन के अनुसार पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए विषयों का कौन सा संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त है? दर्शन शास्त्र, साहित्य और कला है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनना है आपको। तो मनोविज्ञान पाठ्यचर्या नियोजन का एक महत्वपूर्ण आधार है, ये भी सही है। मनोविज्ञान नियम और सिद्धांतों को प्रदान करता है जो छात्रों और शिक्षकों को व्यवहार को प्रभावित करती है, ये भी सही है। मनोविज्ञान अनुकूलतम स्तर पर छात्रों के अधिगम को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा, सीखने में सूचना ग्रहण कर सकता है ये, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में 8th चैप्टर है आपका पाठ्यक्रम के निर्धारक के रूप में डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। ये भी हमने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम बहुत थोड़े से उसमें रूप में आपको हमने पढ़ाया है ना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, पाठ्यचर्या के निर्धारक हैं कौन कौन से, पहले तो ये बताना है। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है? तो कारकों का संदर्भ विवरण के महत्व पर जोर देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व को यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तू का। फिक्टे के अनुसार दर्शन क्या है? फिक्टे के अनुसार दर्शन का ज्ञान विज्ञान है, ठीक है। याद रखिएगा, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसके अनुसार कही गई थी? फिक्टे के अनुसार कही गई थी बात। जब भी किसी दार्शनिक विचारधारा का जन्म होता है तो उस समाज की डैश उससे अवश्य ही प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? तो पाठ्यचर्या। दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं है, ये कथन किसका है? रस्क महोदय का। दर्शन शास्त्र मात्र शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्धारण में ही योगदान नहीं देता बल्कि ये डैश की संख्या का भी निर्धारण करता है, बल्कि ये पाठ्य विषयों की संख्या का भी निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार नहीं है? तो भाषाई आधार। वह दार्शनिक विषय जो पाठ्यचर्या निर्धारण का प्रमुख आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वह दार्शनिक विषय जो पाठ्यचर्या निर्धारण का मुख्य आधार नहीं है, मतवा विचारों में समानता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखिएगा। दर्शन शास्त्र मात्र शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्धारण में योगदान नहीं देता बल्कि ये संख्या का भी क्या करता है? निर्धारण करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाठ्य विषयों की संख्या का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भाषाई आधार। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये दार्शनिक विषय जो पाठ्यचर्या निर्धारण का मुख्य आधार नहीं है वो आपका मत व विचारों में समानता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, दैट इज फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपके? ये है हर्बर्ट स्पेंसर। किस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यचर्या निर्धारण का मुख्य आधार मानव के विचार व आदर्शों की पूर्णता है? आदर्शवाद। विचार प्रधान विषयों का विशेष महत्व दिया जाता है किसमें? तो आदर्शवादी पाठ्यचर्या में। निम्न में से किस दार्शनिक विचारधारा का मानना है कि बाल्यावस्था में शिक्षा निषेधात्मक होगी? तो प्रकृतिवाद, ठीक। पाठ्यक्रम विकास करते समय विषय वस्तु के निर्धारक के रूप में किन तत्वों पर विशेष ध्यान देना जिनके आधार पर विषय वस्तु का सम्यक निर्धारण हो सके? ये निर्धारक आपके कौन कौन से हैं? तो पर्यावरणीय, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सभी हैं। पाठ्यक्रम निर्धारक के विषय में लिखा है पाठ्यक्रम में वे सभी विषय सम्मिलित होने चाहिए जो एक मनुष्य को बुद्धिमान, गुणवान और पवित्र धर्मात्मा बनाने में समर्थ हैं। करेक्ट आंसर इज योर्स, कमेनियस ने कही थी ये बात। उसके बाद में पाठ्यक्रम विकास के दार्शनिक निर्धारक आपके कौन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, प्रगतिवाद का पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, ये सभी। पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक के में प्रमुख स्थान किसका है?
ऑप्शन ए दार्शनिक निर्धारकों का। निम्न में से कौन सी विचारधारा पाठ्यचर्या में प्रचलित विषयों को सम्मिलित करने का पूर्णतः विरोध करता है? तो प्रकृतिवाद। निम्न में से किस विचारधारा का मानना है कि पाठ्यचर्या निर्माण का अंतिम सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है? प्रयोजनवादियों का। प्रसिद्ध दार्शनिक ब्राउडी ने बालक में किस कौशल के विकास को आवश्यक माना है? तो प्रतीकात्मक, व्यवसायिक, तर्क, ये सभी सही हो जाएगा। यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपका? पाठ्यक्रम के विषय बालक को वास्तविक जीवन से संबंधित होने वाले होने चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय बालक को विचार जगत में ले जाने वाले होने चाहिए। तो दोनों ही सही है, लेकिन यथार्थवादी की अगर बात की जाएगी तो ऑप्शन ए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस विचारधारा का मानना है कि हमें विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके सार तत्व के बारे में, क्योंकि अस्तित्व तत्व क्या होता है, उससे पूर्व होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अस्तित्ववादियों ने। प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार क्या कहा गया है? तो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार कहा गया कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों का प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। प्रकृतिवाद निम्न में से किस विषय का मुख्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खेलकूद में। प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या आधारित होती है किस पे? ये होती है एकीकरण, रुचि, उपयोगिता, सभी पे। यथार्थवादी पाठ्यचर्या किस पर आधारित होती है आपकी? क्वेश्चन नंबर 26, ये आपकी उपयोगिता और आवश्यकता दोनों पर आधारित होती है। प्लेटो कट्टर आदर्शवादी थे, उनके अनुसार पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। तो उनके अनुसार पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए सौंदर्यात्मक, बौद्धिक, नैतिक, इन सभी को। विद्यालय में प्रथमतः ऐसे स्थान के रूप में नहीं जाना चाहिए जहां निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, वरन उस स्थान के रूप में जहां युवा क्रिया के निश्चित रूपों में अनुशासित होते हैं। ये कथन किसके अनुसार कहा गया है? ये कथन नन के अनुसार कहा गया है। पाठ्यक्रम का विकास करते समय सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों एवं तथ्यों को निर्धारित करने में सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों एवं सांस्कृतिक विरासत को अधिक महत्व दिया जाता है। ये कथन पाठ्यक्रम के किस निर्धारक के अंतर्गत आता है? तो ये आपका सामाजिक निर्धारक के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख निर्धारक शामिल कौन कौन से नहीं है? तो आपका नैतिकता नहीं है। ठीक, कारण परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी और सर्वमान्य कौन मानता है? ये आपका यथार्थवाद मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बी। प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण में क्रियाशीलता को नकारा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। तो भौतिकता के अनुसार जगत क्या है? भौतिकतावादियों के अनुसार जगत मिथ्या है। ऑप्शन सी, केवल तीसरा ही सही है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, वैसे हमने पढ़ा दिया है आपको ये वाला भी, भारतीय संविधान में जो निहित मूल्य हैं, ये भी पढ़ा तो दिया ही हमने आपको। ठीक है, अब हम इसके बाद जो आपको क्लास देंगे वो लगातार 4 चैप्टर्स के केवल MCQs देंगे, है ना? ठीक है, देखो हम आपको एक बात और बता देते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 की जो आपकी क्लासेस होंगी, वो चूँकि चैप्टर्स जो ये है ना, भारतीय संविधान में निहित मूल्य है, ये हम आपको अभी इम्पॉर्टेंट करवा चुके हैं। उसके बाद में गतिविधि आधारित जो पाठ्यक्रम है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, वो भी पढ़ा चुके हैं। फिर 11 चैप्टर जो है वो पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान यानी मॉडल्स से रिलेटेड है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा पाठ्यक्रम निर्माण यानी स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, इससे रिलेटेड है, वो भी पढ़ा चुके हैं। तो वो हम आपको करवा देंगे 12 तक। उसके बाद में फिर हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर 13, 14, 15, 16 जो चैप्टर है उसकी हम आपको MCQs करवाएंगे। इस तरीके से कवर अप करवा देंगे, यानी कि इनकी क्लास केवल MCQs आएगी। उसके बाद में 13, 14, 15, 16 इनकी क्लास कैसी आएगी? थ्योरी प्लस MCQs की आएगी, जो कि हम आपको हर हालत में कल प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, क्या करेंगे? कल। और याद रखिएगा, कल आपको 3 घंटे की, हमने क्या कहा, 3 घंटे से ज़्यादा की पूरी पेपर 1 की एक मैराथन मिलेगी। क्या कहा? 3 घंटे से ज़्यादा की एक पूरी पेपर 1 की मैराथन मिलेगी, जिसके लिए आप अभी से ही एकदम तैयार हो जाइए। बस अब आपको करना क्या है कि जो पेपर 1 का जिसने भी MCQs लिया है वो 1300 क्वेश्चंस एकदम दिमाग में बिठा करके जाइएगा। ठीक, जिन्होंने नहीं लिया है अब तो सस्ती होगी भैया, अब किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या पेपर वाले दिन का? तो फटाफट से ले लो और बढ़िया से एकदम टॉप करके आना। इंस्टाग्राम ID pg.official, मेल ID pg.100@gmail.com। कभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आ रही है सो यू कैन मैसेज मी देयर। ठीक,
फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।